एक बुक दे दो, नहीं है? दो भाई एनसीईआरटी दो जी, मुझे दो। तुम लोग लगाते रहना ना आराम से, किताब में क्या तुम लोगों को देखना है, रहने दो, हो गया। तुम लोग सोच रहे हो सर लेके चले जाएंगे घर ना? कौन सा अध्याय चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ना, बताना है ना? चलो देखो, दिया है ABCD एक आयत है, तो पहले एक आयत बना लो। आयत आयत जैसा दिखना चाहिए, बनाओ ऐसा प्रॉब्लम फिगर। A है, B है, C है और ये D है। दिया है ABCD एक आयत है, जिसमें PQRS क्रमशः है। तो इसके ऊपर लगा दो PQRS। कहाँ है? इसके मध्य बिंदु है, जिसमें भुजाओं AB, BC, CD और AD के मध्य बिंदु क्रमशः PQRS है। P, Q, R और S है। यानी यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है और यहाँ S है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? PQRS एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अच्छा एक बात बताओ, आयत की प्रॉपर्टी सब पता है? आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। दूसरी चीज, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना? और इसके शीर्ष कोण देखा जाए तो हर एक शीर्ष कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये कंडीशन दिया हुआ है। हमको क्या सिद्ध करना है कि इसमें ये PQRS जो बन रहा है, ये PQRS ये क्या बन रहा है भाई? समचतुर्भुज बन रहा है। समचतुर्भुज की कंडीशन में क्या प्रूफ करना होगा? पहली चीज PQRS को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना होगा। उसके बाद इसमें ये पास वाली किन्हीं दो भुजाओं को बराबर प्रूफ कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग 60 में लगाने का प्रयास करेंगे। किसी एक विकर्ण को मिला देते हैं। रचना में लिखेंगे क्या भाई? लिखेंगे किसमें? किसी एक विकर्ण को मिलाया, किसी एक को मिलाया। तो किसी को मैं क्या लिखूं? मैं AC को मिला दे रहा हूं। AC हाँ, A व C, या कह सकते हैं विकर्ण AC को मिलाया। कहने का मतलब है
कि हम लोग एक विकर्ण बना रहे हैं, कौन सा, AC विकर्ण बना रहे हैं ऐसे। अब ये विकर्ण बन गया तो देखो अब क्या मिलेगा मुझे, कुछ तो मिलेगा। यहां से अब हल करना स्टार्ट करेंगे। एक काम करते हैं, पहले त्रिभुज ABC लेकर चलते हैं। त्रिभुज ABC में बेटा क्या बताया गया था कल, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर और लंबाई में आधी होती है, यही बताया गया था ना। तो हम लेकर क्या चलेंगे इसमें, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो इसके समांतर होगी और लंबाई में आधी होगी। ठीक, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में लिखा जाएगा PQ समांतर लिखा जाएगा AC। क्लियर? क्यों भाई लिख रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या क्या जो दिया हुआ है, P और Q भुजा AB और BC का मध्य बिंदु। अगर लिखना चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो क्या, त्रिभुज ABC में P तथा Q भुजा AB व BC के मध्य बिंदु है। अगर चाहो तो लिखो, अदरवाइज अगर नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट बता देना है आगे, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है सब कुछ। मध्य बिंदु है तो जब मध्य बिंदु है तो क्या मिलेगा, PQ समांतर मिलेगा AC। ठीक है, और कंडीशन लगा लो, और क्या मिलेगा भाई, PQ जो मिलेगा वो AC के हाफ के बराबर मिलेगा। प्रूफ किया जा चुका है। क्यों, तो आप बता सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, बस बात खत्म। मध्य बिंदु प्रमेय में क्या कंडीशन बताया गया है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। क्लियर? यानी एक स्टेटमेंट बन के तैयार हो गया। पुनः त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या मिलेगा भाई, यस और R भुजा AB AD तथा DC या CD के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या मिलेगा, SR मिलेगा, समांतर मिलेगा AC के, और क्या मिलेगा भाई, और मिलेगा SR बराबर मिलेगा 1/2 AC के। ये समीकरण बना दो। क्यों भाई, तो बताएंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। हो गया समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब डायरेक्ट करो, बहुत ज़्यादा घुमाने का ही काम नहीं है, क्योंकि बार बार हम इस 4 स्टेटमेंट को नहीं बढ़ाएंगे, इतना में काम हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, P ये AC समांतर, AC तो दोनों में है, तो इसका मतलब है PQ समांतर SR मिलेगा तथा और AC दोनों में है तो PQ बराबर मिलेगा SR। यानी एक ऐसी आकृति जिसमें भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो अब करते क्या है, बता दें। समीकरण 3 से PQRS
एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया कि पी क्यू ऑलरेडी तो बराबर प्रूफ कर चुके हैं ना, पी क्यू बराबर एस आर के। ठीक है, इसका मतलब पी क्यू बराबर एस आर के है और पी एस बराबर जो होगा पी एस समांतर होगा क्यू आर के और क्या मिलेगा? पी एस जो मिलेगा बराबर मिलेगा क्यू आर के। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर भी होगा, समांतर भी होगा। ये समीकरण 4 बना लो। इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी, क्यों पड़ेगी बता रहा हूँ, आगे देखो। अब किसी दो प्रभु ये क्या काम करते हैं? क्रमागत त्रिभुज को सर्वांग समरूप कर देते हैं। अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ए पी एस तथा त्रिभुज आर डी एस। ठीक बेटा, इस समय मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कुछ समय के लिए इरेज कर दे रहा हूँ, बाद में मैं बना दूंगा। ठीक, हमें ज़रूरत किसकी है? 1 नंबर वाले त्रिभुज और 2 नंबर वाले त्रिभुज की, है ना। एक बताओ, एक बात, इसमें कौन कौन से बराबर भाग है? क्या मैं AP बराबर DR लिख सकता हूँ? क्यों भाई लिख सकता हूँ? क्योंकि इस पूरी भुजा का हाफ है, ये भी पूरी भुजा का हाफ है। तो अगर पूरी भुजा बराबर है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो उसकी आधी भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होंगी। तो इसका मतलब लिखेंगे AP बराबर DR, AP बराबर DR। नहीं समझ में आ रहा है, एक पॉइंट लिख लो। क्या? आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है। अगर आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है तो इसका मतलब है कि उसका आधा भाग भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु दिया है ना। ठीक, अगला क्या लिखेंगे? AS बराबर SD। AS बराबर SD क्यों भाई? यहाँ पे यस मध्य बिंदु है, यस मध्य बिंदु है, यस AD का मध्य बिंदु है। और एक पॉइंट और चाहिए, कोण A बराबर कोण D। कोण A बराबर कोण D क्यों भाई? 90 अंश है, ये दिया है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है भाई? समकोण होता है। हो गया ना। अब सुनो, त्रिभुज इसमें क्या मिलेगा भाई? 2 भुजा मिल गया, 1 कोण मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APS दिख रहा है बेटा? तो उधर बढ़ जाओ ना, वहां बैठने से दिखेगा तो है नहीं। तुमको दिख रहा है? दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा तो उधर पीछे जाओ, क्योंकि यहाँ दिखना और ना दिखने में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, जाओ उधर। त्रिभुज APS सर्वांगसम बनेगा त्रिभुज RDS के। अगर सर्वांगसम हुआ तो प्रॉपर्टी बताओ ना इसमें, क्यों हुआ? तो आप बताएंगे 2 साइड है और 1 एंगल है। साइड एंगल साइड की कंडीशन लागू हो गई, है ना। साइड एंगल साइड की कंडीशन लागू हो गई। जैसे ही साइड एंगल साइड की कंडीशन लागू होगी, 1 नंबर त्रिभुज 2 नंबर त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। इसका मतलब है कि ये वाले भुजा इस भुजा के बराबर होगी, कहाँ होगी ना। तो जब जैसे ही बराबर हो जाएगी तो हम बताएंगे क्या? SP या PS बराबर हो जाएगा SR के। ये समीकरण बना 5।
अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब यही स्टेटमेंट हमारा काम कंफर्म करेगा। पी एस एस आर के बराबर है, पी एस क्यू आर के बराबर है, और क्यू आर पी एस एस आर, और एस आर बराबर है पी क्यू के, एस आर बराबर है पी क्यू के। देखो ध्यान से, पी एस बराबर है एस आर के, है ना, एस आर बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू, कहीं गड़बड़ लिखा हो क्या मैंने, पी एस एस आर, पी एस एस आर, आर क्यू या क्यू आर, और पी क्यू, पी क्यू कहीं लिखा है, हाँ लिखा है, हो गया, पी क्यू एस आर क्यू आर और एक पी एस। चारों पॉइंट चाहिए, चार ही बुझा चाहिए ना। देखो पी एस कहाँ है, यहाँ पर है, एस आर कहाँ है, यहाँ पर है, पी एस हो गया, एस आर हो गया, क्यू आर यहाँ पर है, और क्यू आर के बाद चाहिए पी क्यू यहाँ पर है ना। यानी चारों भुजाएं चाहिए, और चारों भुजाएं क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो समीकरण किसमें मिल रहा है, 3 4 5, ठीक। हम लिख दे रहे हैं इस चीज को यहाँ पर, समीकरण 3 4 व 5 से, समीकरण 3 4 5 से पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, या इससे हम लोग कह सकते हैं कि ए पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर, या आर एस को एस आर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें लिखा हुआ, और बराबर हो जाएगा पी एस। चारों भुजाएं बराबर हो गई, अतः पी क्यू आर एस एक क्या भाई, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यानी यहां से हम लोग वापस यहाँ आ गए हैं, और यहाँ से ही सब कुछ काम खत्म हो गया। बताओ कहाँ समस्या रह गई, किसी को है समस्या या हो जाएगा, फिर से बता दे, हैं? चलो पहले एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद दोहरा देंगे वापस। आज क्लास में कुछ बच्चे कम हैं, 3 3 6 3 9, 2 बच्चे कम आए हैं, एक विशाखा नहीं आई है, एक प्रतिभा नहीं आई है। और तो हैं साइंस वाले, और 2 बच्चे और एकदम नहीं आ रहे हैं, वो तो आएंगे ही नहीं है। एक आदर्शनी कोई नाम की बच्ची आ रही थी, और एक कोई शिवानी नाम की बच्ची थी, वो नहीं आ रही है, और एक श्रेया नाम की भी बच्ची कोई नहीं आ रही है। और लड़कों में मयंक यादव नहीं आ रहा है ना जी। ये सवाल तभी आप लोगों को समझ में आएंगे या आ पाएंगे जब आप लोग खुद से लगाएंगे। आप खुद से जब तक नहीं लगाएंगे, टेस्ट में स्कोर आपका नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट में कोई सवाल बाहर का नहीं होगा, एनसीईआरटी का ही उठा करके होगा। लेकिन जब लगाएंगे तभी तो एग्जामिनर नंबर देगा। और आप एक बार सोचेंगे मैंने एक बार लगा लिया तो याद हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। जब तक कि 2 3 4 बार इसको नहीं लगाएंगे तब तक नहीं तैयार होगा। और किसी भी सवाल को लंबे समय तक याद रखने के लिए सबसे आसान उपाय है कि उस सवाल को 2 3 बार लगा जाओ बस। नहीं लगाओगे तो एक बार सोचो कि यहाँ कॉपी कर लिए तो आ गया, तो पॉसिबल नहीं है। कोचिंग का काम कोचिंग तक ही रह जाएगा। गेट से बाहर जाने के बाद जो रास्ते पे चल रहे हैं लोग,
और रास्ते पर दिख रही हैं दुकानें, वहीं याद रहेंगी कि ये दुकान फलाने जगह है और ये व्यक्ति फलाने जगह मिला था। क्या हुआ नंदू? हाँ, हो गया सबका? चलो मैच कराओ। मैंने क्या प्रूफ किया? पूरी लाइन पढ़ते जा रहा हूँ यहीं से, अब तुम अपने से कर लेना। देखो इसमें दिया था कि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक। मैंने उसी चीज़ को लिखा है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें भुजाएं ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है, कि मध्य बिंदु कौन है? पी क्यू आर एस। ये दिया हुआ स्टेटमेंट है, यानी ये स्टेटमेंट हो चुका। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, जो कि यहाँ लिखा है। मैंने लिखा क्या है रचना में? रचना में लिखा है कि ए और सी को मिला दिया, तो ए और सी को मिलाएंगे तो ए सी विकर्ण बनेगा। उस चीज़ को लिखा गया, विकर्ण ए सी को मतलब मिलाया, या कह सकते हैं कि ए सी जो है विकर्ण बन रहा है ना, ए और सी को मिलाया, ठीक। तो ए और सी को लिख देंगे तो बेटर होगा। ए व सी को मिलाया, ये बेटर लग रहा है। चलो अब क्या काम करेंगे, आ जाते हैं पॉइंट पे। तो हम लोग लेकर चलेंगे क्या? त्रिभुज। यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा था, ये नीचे वाला ए बी सी बन रहा था, तो ए बी सी लेकर चला। ए बी सी में क्या मिला भाई? ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु मिला था P, बी सी का मध्य बिंदु था Q। तो यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर भी होगी, लंबाई में आधा होगी। कहाँ से होगी? तो मध्य बिंदु प्रमेय से। वही चीज़ को वहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पी क्यू समांतर है ए सी के और पी क्यू बराबर है ए सी के हाफ के, लिख दिया गया है। उसके बाद मैंने त्रिभुज ए डी एस ए डी सी लिया था, उसमें इसका और इसका मध्य बिंदु क्रमशः यस और आर था, और ये भुजा इस भुजा के समांतर और लंबाई में आधी है, उसको लिखा गया समीकरण 2 में। समीकरण 1 और 2 से जब मिलाएंगे तो ये वाली जो भुजा ए सी है दोनों के लिए काम कर रही है, तो इसको अब छोड़ दिया जाएगा, यानी ये भुजा समांतर भी हो गई और यही भुजा आपस में बराबर भी हो गई। समीकरण 3 में लिखा गया है, ठीक। समीकरण 3 में जब समीकरण 3 हो गया तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि इतना ही स्टेटमेंट के माध्यम से कि पी क्यू आर एस जो है एक समांतर चतुर्भुज है, जो समीकरण 4 में लिखा है मैंने। यहाँ पे लिखने के बाद समीकरण 4 क्यों लिखा है? जब समांतर चतुर्भुज प्रूफ हो गया है तो इसका मतलब है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर भी है और लंबाई में बराबर भी है ना। ये भुजा इसके समांतर भी है और लंबाई में इसके बराबर है, तो ये समीकरण 4 में लिखा हुआ। अब क्या किया मैंने? अब हमने लेकर चला था त्रिभुज ए पी एस, और यहाँ से ए पी एस और डी एस आर लिया था, जो कि यहाँ लिखा हुआ, या आर डी एस लिया था, जो भी आप समझ सकते हैं, यहाँ लिखा था ए पी एस और ए पी एस के बाद डी आर एस लिख सकते हैं, डी आर एस कर देते हैं, डी आर एस क्रम से हो जाएगा थोड़ा सा, बस इसीलिए लिखा गया। अब यहाँ से इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। सर्वांगसम के लिए 3 पॉइंट चाहिए, यानी ये वाला भाग इसके बराबर, त्रिभुज की आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो उसका हाफ भाग बराबर होगा, उसलिए वो लिया गया। ये भुजा इसके बराबर होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु है, और कोण ए बराबर कोण डी होगा क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, यानी आयत का शीर्ष कोण 90 अंश का होता है। ये बन गया आपका क्या चीज़? सर्वांगसम। सर्वांगसम होते ही ये भुजा इस भुजा के बराबर बनेगी। समीकरण 3, ये समीकरण 5 बना। तो समीकरण हम लोग 5 है, 4 है और 3 है, यानी 3, 4, 5 लेकर चलेंगे आगे यहाँ पर। तो क्या मिलेगा कि सभी भुजाएं यानी पी क्यू आर एस और एस आर सबके सब भुजाएं बराबर मिल गई। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली सब भुजाएं चारों बराबर मिली, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस है क्या? एक समचतुर्भुज है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। स्कूल में न जाने कब का मैथ खत्म हो गया होगा तुम लोगों के, है ना? रिवीजन नहीं खत्म हुआ? हाँ, तुम्हारे भी नहीं खत्म हुआ? किस स्कूल में भाई? कॉन्वेंट खत्म हो गया ना? नहीं हुआ? कहाँ पहुँचे वो लोग? हाँ,
ब्रीथ, हीरोन सूत्र तो यहाँ हो चुका है। हीरोन सूत्र यहाँ पढ़ा चुका हूं, नहीं याद है? पढ़ाया जा चुका है ना। चलो अगला सुनो, कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। A है, B है, C है और ये D है। ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। बेटा समलंब की कंडीशन जानते होती क्या है? समलंब के सम्मुख भुजा का एक पेयर भाग जो होता है समांतर होता है, समांतर होता है केवल, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक, उसमें लिखा भी होगा AB समांतर CD। ठीक, समलंब है जिसमें AB है समांतर है CD के, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है, बराबर नहीं, केवल समांतर है। ये चिन्ह मैं नहीं लगा रहा हूँ, केवल संकेत था, क्योंकि चिन्ह लगाने का मतलब भुजाएं बराबर हो जाती है। साथ ही BD एक विकर्ण है। चलो भाई, ये भी कंफर्म कर दिया कि ये विकर्ण है। ठीक, BD एक विकर्ण है, चलो आगे बढ़ता हूं। और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, और E भुजा AD का मध्य बिंदु है, यानी मिड पॉइंट दिया हुआ है यहां पर E, यानी ये मध्य बिंदु है। आगे सुनो, मध्य बिंदु E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है, तथा यहां से एक रेखा खींची गई है ऐसे समांतर, और इसका नाम क्या है? EF, यानी AB समांतर EF खींचा गया है, या EF समांतर AB खींचा गया है। क्लियर? मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ स्टेटमेंट है कि EF जो है वो AB के समांतर है। इससे पहले देखो क्या लिखा है, इससे पहले लिखा हुआ है कि AB समांतर है CD के, ऊपर लिखा है, और अभी क्या लिखा हुआ है? EF समांतर है AB के। तो अगर AB समांतर इसके है और AB समांतर इसके है, तो इसका मतलब ये तीनों भुजाएं कैसी होगी? आपस में समांतर होंगे। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ो। समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये BC है और BC को F पर प्रतिच्छेद कर रही है। आगे क्या कह रहा है? तो दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है भाई कि F जो है इस BC का मध्य बिंदु, अर्थात ये वाला भाग इस वाले के भाग के बराबर प्रूफ कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? यानी ये वाला मध्य बिंदु हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। चलो 3 लाइन का काम है, करता हूँ। एक बात बताओ, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ABCDEFG नाम दे देता हूँ। कोई आपत्ति किसी को? नहीं ना? चलो सिद्ध करना है, F भुजा BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है कि CF बराबर FB।
यानी इतना भाग और इतना भाग आपस में बराबर है। क्लियर? चलो आगे अब चलता हूँ हल में। त्रिभुज DAB में DAB में क्या मिलेगा भाई? कल क्या मैंने बताया था, कोई थ्योरी बताया था, 2 थ्योरी परसों बताया था, है ना। मंडे को 2 थ्योरी चली थी। 2 थ्योरी में, पहले थ्योरी में था कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। दूसरी थ्योरी में क्या बताया गया था? यदि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए रेखा तो तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में समद्विभाजित करती है। दूसरी वाली प्रमेय थी, है ना। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब है कि ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज DAB में क्या लिखेंगे? D नहीं, E भुजा AD का मध्य बिंदु है, और EG या पहले लिखे EF समांतर AB है, या EF की जगह पर हम लोग लिख रहे हैं EG समांतर है AB के। इन दोनों का मतलब यही है, क्योंकि पूरा भुजा लिया गया है EF, उसके बाद उस पूरे भुजा को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, EF लिया गया। क्योंकि अगर पूरा भुजा AB के समांतर है तो उसका आधा भुजा जो होगा वो भी समांतर होगा, तो समांतर है AB के। तो जब ये इसके समांतर भी है, ये मध्य बिंदु है, तो हम कह सकते हैं अतः G भुजा DB का मध्य बिंदु है। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो। ये G जो है वो DB का मध्य बिंदु है। अब आगे बढ़ो। आप त्रिभुज लेकर चल रहे हैं BCD में। अब त्रिभुज BCD में चलो ढूंढो क्या मिलेगा। देखो ध्यान से, इससे पहले ये मध्य बिंदु था, अभी मैंने क्या प्रूव कर लिया? अभी मैंने प्रूव कर लिया कि G है जो DB का मध्य बिंदु है। प्रूव कर लिया है ना। त्रिभुज क्या लिया है मैंने? BCD, यानी ये वाला त्रिभुज उल्टा जो V टाइप दिख रहा, तो V टाइप में दिख रहा है, तो ये भी तो भुजा है उसका। किस त्रिभुज का? इधर वाले का। तो हम लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से क्या है भाई? समीकरण 1 से G भुजा BD या DB का मध्य बिंदु है, और क्या भाई? GF समांतर है AB के, है ना। यानी ये वाली भुजा AB के समांतर है। क्यों समांतर भाई? अगर EF समांतर है AB के तो उसका छोटा सा हिस्सा भी समांतर होगा AB के, या इसका ये वाला हिस्सा इसके समांतर होगा, क्योंकि AB से काम ही नहीं लेना। तो हम लोग यहाँ AB के लिए AB की जगह लिख सकते हैं CD। क्यों? तो आप आगे बता दो ना कि AB जो है समांतर है, AB समांतर है CD के, है ना। और क्या बताना चाहो तो बता दो कि EF और EF समांतर है AB के। बस इतना दिखा दो, काम हो जाएगा, एग्जामिनर समझ जाएगा। क्योंकि अगर ये भुजा इसके समांतर है
और ये भुजा इसके समांतर है, तो कहीं ना कहीं ये भुजा इसके भी समांतर होगी। क्लियर? तो चलो यहाँ से ये मिल गया दूसरा पॉइंट कि इतना समांतर इसके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः, अब थ्योरी क्या कहती है ये सुनो। थ्योरी कहती है कि अगर ये मध्य बिंदु है और इसके समांतर ये रेखा खींची गई है, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। दूसरी प्रमेय है ये। तो ये मध्य बिंदु था, इसके समांतर ये रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा? ये रेखा खींची गई है इसके समांतर। इसका मतलब है कि जहाँ जा कर के मिलेगी वो तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगी। ठीक, तो हम लोग लेकर चलेंगे। अतः ये हो गया पोर्शन जी एफ समांतर से डी। अतः कह सकते हैं कि अतः एफ भुजा BC का मध्य बिंदु है, अर्थात क्या निकल करके आएगा, अर्थात यहाँ से हो जाएगा CF बराबर FB, या FB लिखा होगा या क्या लिखा है, FB लिखा है। इति सिद्धम। क्लियर? इतना ही है। ये स्टेटमेंट अगर बताना चाहो तो आप बता सकते हैं इसके आगे ये क्यों दिया हुआ और ये क्यों दिया हुआ। तो ये पूरा का पूरा बता रहा है मध्य बिंदु प्रमेय, और ये भी मध्य बिंदु प्रमेय को ही बता रहा है, मध्य बिंदु प्रमेय को बता रहा है। मध्य बिंदु प्रमेय में दो प्रमेय हैं, दोनों प्रमेय अलग अलग हैं। एक में दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु लिया गया है, तीसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, और एक में है तीसरी भुजा के समांतर रेखा मिली है, और एक में क्या है कि एक भुजा का मध्य बिंदु है, दूसरी भुजा के समांतर खींचा गया है, तो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु मिल रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट है, कॉपी कर लो। इरेज करें, पहला भाग तो इरेज कर, ये खत्म कर देना। चलो ABC एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD
दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो कुछ और प्रॉपर्टी लिखा होगा उसमें। ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ई तथा एफ भुजा ए बी, यहाँ पर ई है और यहाँ पर एफ है, ए बी तथा सी डी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। आगे क्या कह रहा है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या भाई, लिख लो। ए और ए एफ और सी ई विकर्ण बी डी को समद्विभाजित करता है। ए एफ और सी ई विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। अर्थात ये प्रूव करना है, यहाँ पे P लिखा है, यहाँ पे Q लिखा है, तो हो जाएगा DP बराबर PQ बराबर QB, ये प्रूव करके लाना। ढूंढो कहीं मिल रहा है क्या ऐसा कुछ। चलो तुम लोगों से नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। क्या मिलेगा देखो, अगर मैं ऊपर वाले में से इतना ले लेता हूं, ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, ये मध्य बिंदु है इस भुजा का, और ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ध्यान से देखो लिखा भी है, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है, ई तथा एफ भुजा ए बी का, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, और लिखा है कुछ मध्य बिंदु है, और बस केवल इतना दिया मध्य बिंदु, उतना से काम हो जाएगा। अगर मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु के बाद हाँ सुनो, पहले एक काम करते हैं, इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव कर ले, ये बीच वाले को। समांतर चतुर्भुज कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है ना, ये पूरा ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, श्योर है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए सी डी बराबर या ए बी बराबर होगा सी डी के, देखते चलना, ए बी बराबर सी डी, तथा ए बी कह सकते हैं कि ए बी होगा वो समांतर होगा सी डी के। कोई आपत्ति किसी को नहीं ना, तो क्या ए बी का हाफ अगर ले लें तो सी डी के हाफ के बराबर नहीं होगा, दोनों का आधा करेंगे तो आधा भी तो बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों का हाफ का समांतर लिया जाएगा तो क्या दोनों का हाफ समांतर नहीं होगा, होगा ना। तो ए बी के हाफ को क्या लिखेंगे, ए बी के हाफ को हम लोग लिख रहे हैं ए ई, क्योंकि उतना ही की जरूरत है, ए ई, ठीक, बराबर है किसके भाई, अब हमको जरूरत इतना तो लिख सकते हैं सी एफ, क्लियर। तथा इसमें क्या मिलेगा भाई, इसमें मिलेगा कि ए बी का समांतर वाला पोर्शन कौन सा लिख रहे हैं, ए ई समांतर मिलेगा
CF, ये समीकरण बना एक। और समीकरण एक से हम कह सकते हैं कि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। समीकरण एक से AECF एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर मिलेगी। इसका मतलब क्या मिलेगा कि AF समांतर हो गया CE के। ये इक्वेशन 2 बना। इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, इसीलिए मैंने इतना लिखा है। क्या जरूरत पड़ेगी अब सुनो ध्यान से। अब लेकर चलते हैं त्रिभुज DCQ में। अब त्रिभुज DCQ में एक बात बताओ मुझे, इस त्रिभुज में क्या है? F भुजा CD का मध्य बिंदु है। F भुजा CD का मध्य बिंदु है, और PF, यहाँ पे P है, PF समांतर है QC के। क्यों है भाई? तो आप बताना चाहो तो समीकरण 1 दिखा दो। समीकरण 1 से, क्यों समीकरण 1 से? तो सुनो ध्यान से, ये पूरा भाग इस पूरे भाग के समांतर है, तो क्या ये छोटू सा भाग इस छोटू से भाग के समांतर नहीं होगा? बस वही तो लिखा हुआ। क्लियर? तो इसका मतलब ये निकल करके आया, अतः P भुजा DQ का मध्य बिंदु होगा। और मध्य बिंदु होगा तो क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा DP बराबर PQ। ये समीकरण बनाती। आ गया? इतना भाग इसके बराबर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं पुनः त्रिभुज ABP में ध्यान से देखना बेटा, क्या मैं ले रहा हूं? A है, B है, P है, यानी ये त्रिभुज ले रहा हूं, नीचे वाला है ना। तो देखो AB का मध्य बिंदु E है। AB का मध्य बिंदु क्या भाई? E है। और देखो EQ समांतर है, EQ समांतर है AP के, AP। ठीक, क्यों है? तो आप दिखा दो कि AF जो है समांतर है EC के। नहीं समझ में आ रहा है तो लिखो समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 क्या कर रहा है? समीकरण 1 कह रहा है कि ये पूरा भाग इस पूरे भाग के समांतर है, तो ये छोटा सा भाग इस छोटे से भाग के समांतर होगा। हुआ? तो समीकरण से क्या मिल गया? अतः मिलेगा Q भुजा BP का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु मिला तो इसका मतलब क्या मिला? इसका मतलब मिला कि PQ या BQ बराबर मिल जाएगा भाई किसके? PQ के। ये समीकरण बना 4। और लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 व 4 से क्या मिलेगा भाई? देखो PQ DP के भी बराबर है, PQ BQ को भी बराबर है। इसका मतलब होगा कि समीकरण 3 और 4 से DP बराबर PQ बराबर मिल जाएगा BQ या QB। ठीक, और इति सिद्धम हो गया। इति सिद्धम आया तो बस करो, कॉपी कर लेना।